और हमारा अगला सत्र है जागरण बेस्ट सेलर और हमारे अतिथि यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं आप सबकी ज़ोरदार तालियों के बीच में स्वागत करती हूँ। श्री ओमेंद्र रत्नू जी का डॉक्टर हीलालाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर नमस्ते। आप प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आपने अपने लंबे सेवा काल के उत्तर प्रदेश शासन के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए बड़ी कुशलता से आम जनता से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया और अपनी लेखनी में उसको उतारा है। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप प्रसिद्ध लेखक एवं इतिहासकार हैं। आपकी एक पुस्तक जो काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध, जो कि शास्त्रीय इतिहास के विस्तृत पक्षों को सप्रमाण प्रस्तुत करती है। बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। और नवल कांत सिन्हा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ खास भी लिखते हैं। और ये क्रम फिलहाल जाता है हमारे अतिथि स्वागत की ओर। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ दैनिक जागरण के गोरखपुर के समाचार संपादक आदरणीय श्री मदन मोहन जी को, कि वे हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत सम्मान करें। देखिए, ये हमारी प्राचीन परंपराएं हैं जिन्हें हम साथ में सीने से लगाए चलते हैं। इनके लिए कंजूसी मत दिखाइए। अतिथि स्वागत, अतिथि देवो भवा। अगर इस नीति को साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम अपने संस्कारों से कहीं ना कहीं पीछे होते नजर आएंगे। तो एक बार पुनः हम अपने सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। विषय है जागरण बेस्ट सेलर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और ये इंट्रोडक्शन आगे बढ़ाएं उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि हमारे संग कौन बैठे हुए हैं। हीरालाल जी एक ब्यूरोक्रेट हैं और ये ईएनटी के एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ओमेंद्र रत्नू जी। और इन दोनों का परिचय, ये लोग इस साहित्य के मंच पे क्यों बैठे हैं, ये परिचय देने से पहले हम लोग चर्चा कर लें कि जागरण बेस्ट सेलर है क्या। जागरण बेस्ट सेलर देश में जो काम होना चाहिए था हिंदी के लिए, साइंटिफिक तरीके से हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कौन सी किताबें आ रही हैं, कौन सी किताबें प्रगति की ओर जा रही हैं, कौन सी किताबें वाकई बिक रही हैं, कौन सी किताबें पिछड़ रही हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि साइंटिफिक तरीके से कोई माध्यम नहीं था और ये माध्यम बना है जागरण बेस्ट सेलर। और मुझको तो लगता है कि आज़ादी के समय में जो भूमिका खादी की थी, आप पीछे देखिए, आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य और किताबों के लिए जो काम कर रही है वो संवादी कर रही है। तो खादी और संवादी का ये कनेक्शन है। और हिंदी के जो सबसे बड़े पुरखे आधुनिक हिंदी के कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय के सूल। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो प्रगति है वो अपनी निज भाषा से, और हम सब की इस देश में सबसे ज़्यादा समझे जाने, पूरे देश में समझी जाती है भाषा हिंदी, और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। लेकिन सबसे ज़्यादा हम सब ने मिलकर किसी चीज़ की दुर्गति की थी तो वो हिंदी की थी। तो मुझको अच्छा ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ा काम जागरण कर रहा है। जागरण हिंदी जो बेस्ट सेलर है उसके 4 सेगमेंट हैं जिसमें वो करता है कथा, कथेतर, अनुवाद और कविता। इसमें कविता को बाद में जोड़ा गया और इन 4 चीज़ों पे सर्वे शुरू हुआ। और हर वर्ग में 10-10 किताबों का चयन होता है। और ऐसे इसी तरह नहीं हो जाता कि जनरल तरीके से कहीं कोई सिलेक्शन कर लिया, बहुत साइंटिफिक तरीके से इसका सिलेक्शन होता है। नीलसन इंडिया बुक स्कैन इस सर्वे को कराती है। अब आप सोचिए कि नीलसन इंडिया है क्या। नीलसन इंडिया जो है वो भारत, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, स्पेन और ब्राज़ील से संचालित होती, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और सर्वे की दुनिया में एक बड़ा नाम है। हर 3 महीने पे ये जागरण बेस्ट सेलर सर्वे आता है और लगातार इसने अपनी पहचान बनाई है। और इस वजह से क्योंकि वो बिना भेदभाव के, बिना किसी तीन तिकड़म के एकदम सही और सटीक जानकारियाँ उपलब्ध कराता है।
हिंदी के जहाँ हिंदी बोली जाती है ऐसे 55 शहरों का चयन किया गया है जहाँ ये सर्वे कंडक्ट होते हैं। और इसको भी बता दें कि ये ऑनलाइन और जो स्टोर्स होते हैं और असंगठित दुकानें होती हैं। सबसे बड़ा संकट ये होता है कि जो असंगठित दुकानें हैं वहाँ पे कैसे काम किया जाए। तो इन 55 शहरों में नीलसन के जो लोग हैं वो वहाँ जाते हैं और बाकायदा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी किताब बिक रही, कैसे बिक रही है, और उसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं। इसमें बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन को हटा दिया गया है। अब आप समझ रहे हैं ना कि बस स्टैंड रेलवे स्टेशन में कैसी किताबें पढ़ी जाती हैं। तो अगर किताबों की गंभीरता बना के रखनी है तो उसको हटाना एक बहुत होशियारी समझदारी का काम है। इसके अलावा जो कॉरपोरेट खरीदी जाती हैं किताबें या जो पुस्तक मेलों की भीड़ होती है तो उसको भी समझा जाता है कि क्या हो सकता है। जैसे कॉरपोरेट का, मान लीजिए कॉरपोरेट है या कोई बड़ा नेता है, अब उसने कोई किताब लिखी और उसके समर्थकों ने 2 लाख किताबें खरीद ली, या कॉरपोरेट के कर्मचारियों ने 2 लाख किताबें खरीदी, तो वो बेस्ट सेलर तो हो जाएगी। तो ये साइंटिफिक तौर तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें कॉपीराइट जिसमें ना हो, जिसमें लेखक या संपादक का नाम ना हो, ऐसे जो सेगमेंट होते हैं उनको नहीं शामिल किया जाता। तो ये तो बेस्ट सेलर का है। और मैं अपने दोनों जो अतिथि हैं उससे मुखातिब हूँ। उससे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा कि हीरालाल जी IAS अधिकारी हैं। डायनेमिक डीएम हीरालाल इनकी बेस्ट सेलर किताब है। कई भाषाओं में इसका प्रकाशन हो चुका है। और इनकी ये जो किताब है इसमें कुमुद वर्मा जी ने इनके साथ लिखा है। जल संरक्षण पे इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और इसके लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है। ओमेंद्र रत्नू जी, पहले मैंने बताया कि डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर से ज़्यादा इन्होंने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है और पूरे देश में जाना पहचाना नाम है। बल्कि मैं कहूँगी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका एक बहुत पहचाना हुआ नाम है। पाकिस्तान में भी पहचाना जाता है और बांग्लादेश में भी पहचाना जाता है, नेपाल में भी पहचाना जाता है। उसकी वजह यह है कि इनके काम, ये जो निर्वासित हो जाते हैं, जो मान लीजिए पाकिस्तान में रहने की स्थिति नहीं है और शरणार्थी होकर भारत चले आए, तो उनके पुनर्वास पे काम कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत किताब, इनकी भी बुक सेलर बहुत बढ़िया किताब है, 1000 ईयर वॉर फॉर धर्मा महाराणास। इसको हिंदी में भी इसका वर्जन आ चुका है, महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध। ये किताब बेस्ट सेलर है। और बात की शुरुआत जो है हीरालाल जी से करते हैं। हीरालाल जी, माइक उठा लीजिए। आपसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपने जल संरक्षण का काम कहाँ से शुरू किया और कहाँ से इसकी चर्चा शुरू हुई? देखिए, जब मैं कलेक्टर बन के जा रहा था मांदा 31 अगस्त 2018 को पहली बार, तो मुझे बांदा के बारे में केवल और केवल एक ही बात पता थी, क्या कि वहाँ डाकू मिलते हैं और पानी की बहुत बड़ी समस्या। मैं पेपर में अक्सर गगरी ओगरी और ये सब पढ़ता रहता था। तो जब मैं वहाँ गया तो 1 महीने बाद जो मेरे सामने पहली समस्या आई लैंड ऑर्डर की, कि लंबा जाम लगा दिया लोगों ने। मैंने अपने SDM को भेजा। जब वो लौट के लेडी आई SDM, कही साहब वो पानी का वो नलकूप ख़राब हो गया था पानी इस वजह से। तो मैंने ये सोचा कि जब ये जो है ये हाल अभी है तो गर्मी में क्या होगा। और फिर वो जो मेरे दिमाग में समस्या थी वो फिर मैंने इस पर रिसर्च शुरू किया कि आखिर ये क्या होगा। तो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि साहब गर्मी में DM साहब को चूड़ी भेंट करते हैं, गगरी फोड़ो अभियान चलाते हैं और DM को बैठने नहीं देते। तो मैंने सोचा ये तो गर्मी बड़ी तबाह हो जाएगी, तो अभी से व्यवस्था कर लो। तो मैंने वहाँ से काम करना शुरू किया। तो देखिए, एक चीज़ मुझे चुभी वहाँ, ये एक आदमी आया, उसने कहा हमारे गांव में लड़के बड़े कुंवारे हैं, शादी नहीं होती। हमने कहा क्यों नहीं होती? कहीं हमारे गांव में पानी नहीं है, तो लोग कहते हैं पैदा नहीं होता, गरीबी है, और लोग कहते हैं लड़की को कौन देगा जो जाएगी पानी लेने। ये बात मुझे चुभ गई। तो मैंने वहीं से पानी बचाओ अभियान शुरू किया, आम जनता को जोड़ने की कोशिश की। और
पानी की जो समस्या है वो आम जनता की है। पेड़ पौधे जीव जंतु सबकी है। पेड़ भी पानी पीता है, जीव जंतु भी पानी पीता है, खेत भी पानी पीता है, आदमी भी पानी पीता, तो पानी सबको चाहिए, सबकी ज़रूरत है। और पानी को जब तक सभी लोग मिलके नहीं बचाएंगे, अकेले सरकार से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो हमने इसमें समाज को आगे किया और उनको मोटिवेट किया, और उनकी अगुवाई में जनता आगे आगे, डीएम साहब पीछे पीछे, और हम लोगों ने पानी बचाना शुरू किया। 1 साल में मैं करीब वहाँ 1.5 साल कलेक्टर था, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी ऊपर कर दिया जनता के सहयोग से। क्या? और ये मेरा मॉडल पब्लिक पार्टिसिपेटरी मॉडल है, जन सहभागिता पे आधारित है। अगर आपको इसकी विस्तृत जानकारी करनी है तो मेरे किताब में जल के चैप्टर में मैंने इसका पूरा सब लिखा हुआ, कैसे किया, क्या किया, और बिना पैसे के किया। मैंने कोई पैसा वैसा नहीं खर्च किया, जितना हर डीएम को मिलता था मैंने उतना ही किया, और मैंने पानी बढ़ा दिया। जनता के दिल और दिमाग में, सोच में, खून में कुआं, तालाब, नदी खोद दिया। अच्छा हीरालाल जी, आगे बात बढ़े, एक मेरे अंदर जहन में सवाल आ रहा है फैशन को लेके। आप फैशन में आगे क्यों चल रहे हैं? फैशन में आगे से मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स होता है ना, वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद वो किताब लिखता है, फिर कहता है ये परेशानी थी, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। और आपने अभी रहते रहते ही लिख दी किताब, ऊपर से पॉजिटिव लिख दी। उसमें तो सब बुराइयां ही लिखी रहती है कि ये मंत्री ऐसा था, ये नेता ऐसा था, पीएम ने ये किया, सीएम ने ये किया। तो ये जो पहले किताब लिखने की आपकी जो इच्छा जगी, तो वो कैसे जगी? एक्चुअली जब मैं बांदा में था तो मैंने बहुत सारे काम किए, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, और पेड़ जियाओ, ऑक्सीजन पार्क, माइल न्यूट्रिशन, जेल नंबर 1, मैंने 20-22 प्रयोग किए। सारे कुछ मैंने इस किताब में लिखे हैं। तो एक बुकलेट लोगों ने मुझसे, पत्रकार लोग, ये लोग बहुत तंग करते हैं अधिकारी हम लोगों को। पत्रकार बहुत है, मुंह में माइक डाल देते हैं, बताओ क्या है, कैसे है, ठीक है। तो मैं कितना बोलता तो डीएमगिरी क्या करता। तो हमने एक बुकलेट छपवाई, इनोवेटिव बांदा, ठीक है। कोई पूछे तो वही दे देता था। फिर मेरे साथियों ने कहा कि जब आप चले जाओगे तो ये आपकी किताब बुकलेट गायब हो जाएगी, प्लीज़ डॉक्यूमेंट इट। अब मैंने कभी तो किताब लिखा नहीं था, ना मैंने सोचा था। आईएएस अफसर की जो सोचने का तरीका होता, आप लोग जानते ही हैं क्या सोचता है, हैं? तो मुझे किताब नहीं लिखने आता। अब मैं ना घर का ना घाट का करूं तो क्या करूं। हमने कहा कोई लिखने वाला दे दो। एक को पैसा दिया, वो भी नहीं लिख पाया, क्या, बड़ी दिक्कत। तो मुझे एक हमारे एडवाइज़र मिले, उमा शंकर यादव जी, वो चलाते हैं अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। उन्होंने मुझे गाइड किया कि वो शुरू करिए। उनसे डिस्कशन हुआ, लिखना शुरू किया, तो किताब मेरी इस भेष में आ गई। तो किताब के लिखने के पीछे मनसा ये है, और मैंने कभी नहीं सोचा था। आप लोग मेरे लिए ज़रा ताली बजा दीजिए एक बार। नहीं बजा रहे हैं आप लोग, मन से नहीं बजा रहे हैं। इस देश को 3 ही लोग चलाता है। अब ज़्यादा मत बजाइए, नहीं तो पीएम, सीएम और डीएम। इस देश को ऐसा माना जाता है, पीएम, सीएम, डीएम चलाता। अच्छा, तो फिर ये भी बता दीजिए कि आईएएस पीसीएस बनने के बाद आदमी साहब बन जाता है, तो ये साहबी जो होती है, साहबी में आपको काम करना कैसे समझ में आ गया? मैं आपको बताऊं, मैं गांव का रहने वाला हूं, प्राइमरी का पढ़ा हूं, और मेरा बचपना गांव में बीता है। तो मैं गांव की एक एक दुश्वारी जानता हूं। लेखपाल क्या करता है, सचिव क्या करता, प्रधान क्या करता, और तो ये वीडियो बहुत बड़ा। तो मुझे जो ये एहसास है, वो एहसास मेरे ज़मीर से गया नहीं। आईएएस बनने के बाद भी वही जिंदा है। और वही मुझे, जो आप कहना चाह रहे हो, जब आदमी अधिकारी बनता है तो सबसे पहले वो किससे नाता तोड़ता है? अपने जड़ से। क्या? अपने घर से छोड़ता। हम बड़ा साहब हो गया है ना, घर से, गांव से, मोहल्ला से। और अगर कोई चीज़ जड़ से नाता कट जाए तो सूखता है या हरा होता है? सूख जाता है। मैं और इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा जो आप कहना चाह रहे हो। तो किताब लिखने के पीछे ये कहानी है, और ये 3 भाषा में। मैंने कभी नहीं सोचा था। ताली मैंने इसलिए बजवाया, क्या, क्यों बजवाया? नहीं, ये नेल्सन आप कुछ बोल रहे थे क्या? नीलसन और फलाना, ये मैं नहीं समझ रहा था ये इतना अच्छा काम करते हैं इसको छांटने में। मुझे भी लगा नहीं मैं कुछ हूँ क्या, अभी तक नहीं लग रहा था।
इन्होंने जब चढ़ाया तो मुझे लगा नहीं, इनका रिसर्च ठीक है। अब अच्छा, एक लाइन में बताइए कि आपकी कई भाषाओं में कौन कौन सी भाषा में छपी है? इसको पहले हमने हिंदी में छापा, फिर इसको गुजराती में छापा और फिर इंग्लिश में छापा। अच्छा, 3 भाषा। गुजराती में आपने छापा है, इससे मेरे जहन में आया कि एक बड़ा चलन आजकल हो गया है कि जो अधिकारी लोग होते हैं ना, वो नेताओं से बहुत सटने की कोशिश करते हैं, उनकी नज़र में आने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री की नज़र में आने की कोशिश करते हैं, और आपकी तो प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दी है, तो उसके पीछे क्या राज है? एक्चुअली बांदा में जब चुनाव था तो जिलाधिकारी नहीं रहता है, वो चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाता है। तो मैं जिला निर्वाचन अधिकारी था और मेरी 4 MLA सीट थी। मैं ADM था मुजफ्फरनगर में, ठीक है। तो वहाँ 9 विधानसभा थी, जिसमें वो मायावती 2007 की सरकार आई, तो मैंने वो चुनाव कराया। तो हमने अपने ADM से कह दिया तुम ये चुनाव कराओ, मैं इधर देखूंगा नहीं और मैं कुछ नया करता हूँ। तो हमने जो ये नाम मतदाता सूची जोड़ी जाती है, इसमें अच्छा काम किया तो हमें यहाँ अवार्ड मिल गया। कहाँ? प्रदेश स्तर पे। अब जैसे अवार्ड मिल गया तो एक और मनोबल बढ़ गया कि पूरे देश में अगर आपको देश सेवा करनी है तो क्या करेंगे? बॉर्डर पर या जा करके बंदूक चलाओ, वो कर नहीं सकते क्या? अगर आपको डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो क्या करना है? लोकतंत्र को मजबूत करना है, क्या करना है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दीजिए। आपने देश सेवा की, उससे लोकतंत्र मजबूत होता। तो हमने क्या किया, वोटिंग परसेंटेज का अभियान चलाया और 2019 के चुनाव में 10.5% गर्मी में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया। ऐसा माहौल बनाया मौज मस्ती का, हंसी खुशी का। वो रिकॉर्ड मेरा ना टूटा है और मेरे जीते जी नहीं टूट पाएगा, जो मुझे लगता है उस गर्मी के सिचुएशन में। वो भी बढ़ा क्यों? पब्लिक पार्टिसिपेटरी, लोगों को समझाया, लोगों को पटाया, लोगों को समझाया और लोग मेरी बात मान गए और 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। और ये जब प्रधानमंत्री जी आए कहाँ 25 अप्रैल 2019 को प्रचार करने, तो उन्हें कहीं से पता लगा हुआ। तो हुआ क्या कि वो अपने भाषण की शुरुआत हमारी इस तारीफ से किए। मैं कहीं उस दिन हम लोग कहीं छिप के बैठते हैं प्रोटोकॉल के चक्कर में। बाद में मेरे से किसी ने कहा, अपनी तारीफ किया PM साहब ने, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, कहीं तुम बन रहे हो क्या? हमने कहा हम DIG कमिश्नर एक कमरे में बैठे थे, वहाँ आवाज़ गई नहीं। तो इस वजह से वो जो मेरा एक इतिहास बना, उस पर भी एक चैप्टर लिखा है। क्या? चलिए, शानदार है। इसी वजह से हमको लग रहा है कि जो तमाम तरह के चैप्टर्स हैं वो आपके किताब के बुक सेलर बनने की बड़ी वजह है। ओमेन रत्नू जी से बात शुरू करूं उससे पहले आप लोग से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ने अकबर महान के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं अकबर महान के बारे में? हाथ कोई, मतलब कोई अकबर महान के बारे में जानता ही नहीं है? सभी लोग जानते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से शायद ही कोई हो, बच्चा भी हो तो वो भी जानता है। अब मैं कहूँगा आप में से केवल 5 लोग ऐसे हमको दिखा दीजिए जो महाराणा कुंभा पे 5 लाइन बोल सके। 5 शब्द। ये देखिए जो लेखक हैं वो तो कह रहे हैं 5 शब्द बोल सके। तो देख लीजिए आप कि क्या नज़र आ रहा है कि कितने लोग महाराणा कुंभा के बारे में जानते हैं। मैंने भी बचपन में जो है अकबर महान को ही पढ़ा है, बाबर से लेके उनके पिताजी से लेके और नीचे तक जितने भी हैं सब मुझको याद हैं। महाराणा कुंभा के बारे में मुझको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है और इसी वजह से ऐसे लोग की ज़रूरत होती है। ये बताइए कि इतना अच्छा हमारा इतिहास, अकबर सब चल रहा था बढ़िया, बाबर चल रहा था, हुमायूं चल रहा था, औरंगजेब चल रहा था, इसमें आपको ऐसी क्या समस्या हो गई कि आप इतिहास को बदलने में आ गए? मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। औरंगजेब का नाम आपने लिया तो कितने कुछ लाख हिंदुओं की गर्दनें काटी हैं, इसमें क्या फर्क पड़ गया? जितना हमें सहिष्णु नहीं होना चाहिए, हमें अपना दिल उदार करना चाहिए। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा हमारे कुटुंब है। तो क्या हुआ अगर कुछ गर्दनें काटी? तो क्या हुआ अगर समाज के समाजों का धर्म परिवर्तन किया? इतनी ओछी बात ना करें आप। बेस्ट सेलर लेकर बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन ये मतलब इतने अकबर के ऊपर ये आपकी महाराणा का जो 1000 साल का इतिहास है उसकी ये किताब, इसमें है क्या? देखिए,
व्यंग में बात चल रही थी तो मैंने व्यंग में आपका साथ दिया। अगर गंभीरता से बात करनी है तो मैं समझता हूं कि हिंदू समाज को बहुत बुरी तरह से छला गया है, और ये छल, पहली बात तो मैं 1947 को स्वतंत्रता का समय नहीं मानता, मैं उसको केवल सत्ता का हस्तांतरण मानता हूं। गोरे साहिबों से सत्ता भूरे साहिबों के हाथ में आ गई, और ये भूरे साहिब गोरे साहिबों से भी बदतर सिद्ध हुए, क्योंकि गोरे साहिबों ने कम से कम हमारे धर्म पर हमला नहीं किया था, इन्होंने हमारे धर्म का नाश करना आरंभ किया। एक मदरसे में पढ़ा हुआ आदमी इस देश का शिक्षा मंत्री बनता है। तक्षशिला और नालंदा की यूनिवर्सिटी का दम भरने वाला समाज इस प्रश्न का उत्तर मांगे इस देश की व्यवस्था से कि क्या क्वालिफिकेशंस थे मौलाना आजाद के जब उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया, और उसका परिणाम है कि महाराणा बाप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह जी तक एक परिवार जो 1000 साल तक इस्लामी हत्यारों से टक्कर लेता है, उनके नाम तक हमें नहीं पता, और जो हत्यारे बलात्कारी समाज थे उनके आक्रमणों का इतिहास इस देश का इतिहास है। ये डूब मरने की बात है, लेकिन इसको और थोड़ा सा लघु करूं, अगर बिल्कुल पॉइंटेड करूं, 25 फरवरी 1568 उस दुर्भाग्यशाली दिन अकबर नाम के एक दुर्दांत हत्यारे ने 40,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या की। ये कोई हेटमोंगर नहीं लिख रहा है, ये स्वयं उसका इतिहास लिखने वाला अबुल फजल निजामुद्दीन बख्शी लिख रहे हैं। 40,000 निरपराध हिंदुओं की एक दिन में हत्या करने वाला इस देश के अंदर अकबर महान करके पढ़ाया जाता है। ये निर्लज्जता, ये निकृष्टता हिंदू समाज अपने साथ करता है। जिस व्यक्ति के नाम पर हमें थूकना चाहिए उस व्यक्ति को हम महान, ये ऐसी ही है कि कोई आपके दादा का हत्यारा हो और आप उस व्यक्ति को अपने, उसकी फोटो अपने घर में रखें, तो मुझे नहीं पता फिर आपके बारे में क्या राय मुझे बनानी चाहिए। बात सीधी सादी है, बात बिल्कुल सीधी सादी है। जो अरब का इस्लाम पूरी दुनिया में 100-150 वर्षों में फैल गया, 17 वर्ष में पर्शिया का ईरान, 1 वर्ष में सूर्या का सीरिया, 13 वर्ष में मेसोपोटामिया का इराक, वो आज 1200 वर्ष बाद भी यहां नहीं जीत पाया, तो वो कुछ विलक्षण पुरखों के त्याग और बलिदान का परिणाम था। और इन वामियों ने इस देश के जो करते धरते थे आज से 70 साल तक, उन्होंने इनका, क्योंकि उस कहानी को तो वो नहीं मिटा सकते थे। मैंने कोई ये कहानी अपने बुद्धि से तो पैदा नहीं करी, ये मैंने ऐतिहासिक तथ्यों से ली है। लेकिन इन राजाओं के, इन महाराणाओं के पूरे नाम मिटा दिए, एंड द होल नैरेटिव। क्यों किया गया? क्योंकि भारत का इस्लामीकरण अभी भी एक अधूरा प्रोजेक्ट है जो जारी है। उसको प्रोटेक्ट और उसको फाइट करने के लिए एक डॉक्टर होने के बाद ये पुस्तक मैंने लिखी है, और मुझे आनंद है समाज ने पुस्तक को स्वीकार किया है। रत्नू जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये बताइए कि जब 47 में तो देश का बंटवारा भी हो गया था, तो जो पाकिस्तान एक हिस्सा भी दे दिया गया था, तो वहाँ पे ये इतिहास लिखा जाता जो अकबर का, बाबर का, हुमायूं का, वो क्या वजह है और क्यों ऐसा हुआ कि जो हिस्सा जो जिसमें हिंदू भी रहते थे, हिंदुओं का हिस्सा तो मैं नहीं कहूँगा, जिसमें हिंदू भी रहते हैं अब भी, उस हिस्से में इन लोग का इतने महिमा मंडन क्यों किया गया मुगलों का? नेहरू का कमीनापन, क्योंकि इस आदमी ने जानबूझकर ऐसे लोगों को ऐसी की पोजीशंस पे रखा। देखें, इस देश के 5 शिक्षा मंत्रियों का नाम सुन लें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नूरुल हसन, फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद चागला। क्या इस देश में, मैं एक बात कहता हूँ, आपको मुसलमान को ही शिक्षा मंत्री बनाना था तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई डॉक्टरेट, कोई करा हुआ मुसलमान नहीं था क्या? कोई व्यक्ति ऐसा सत्यनिष्ठ तो होता जो सत्य से इतिहास का आकलन करता। मैं आपको आज चुनौती देता हूं इस मंच से, मैं हर यूनिवर्सिटी पे जाके चुनौती देता हूं,
इस पुस्तक के एक तथ्य को आप गलत साबित कर दें, मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगकर इस पुस्तक को विड्रॉ कर लूंगा। वरना इस देश के अंदर बच्चों को इतिहास पढ़ाने वाले इन सब चोरों की डिग्रियां वापस रखो। क्या पढ़ा रहे हो आप पढ़ा क्या रहे हो? हमारे पुरखों के हत्यारों को आप महान करके पढ़ा रहे हो। इससे बड़ी कोई व्यभिचार हो सकता है? आपकी भाषा सुने आप पिछले आधे घंटे में 20 वर्ड आपने उर्दू के बोले हैं। यह होता है। मेरी इस पुस्तक में एक शब्द उर्दू का नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उर्दू मेरे पुरखों के हत्यारों की भाषा है और मैं उस बात को कभी उसको क्षमा नहीं कर। एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हूं, मैं इतिहास में नहीं जीता हूं। मैं एक आधुनिक आदमी हूं, पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं। जीवन बचाना मेरा कर्तव्य है, जीवन बचाना मेरा व्यवसाय है। मैं झूठ के साथ नहीं जी सकता। समाज जब, इसी अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, लाइज हैव कॉन्सिक्वेंसेस, consequences which are borne by the women and the children of the society. झूठ का परिणाम समाज की महिलाएं और बच्चे भुगतते हैं। पुरुष होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि सत्य का पूर्ण उद्घोष करूं, चाहे उसमें मेरी गर्दन ही कट जाए। हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, फिर जिएंगे फिर मरेंगे, लेकिन सत्य पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उर्दू का आपने जिक्र किया। उर्दू लखनऊ में आपको अमूमन जितने भी लोग बोलते हैं उनके भाषा में उर्दू आपको नज़र आएगी, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो कल्चर रहा है इस तरह का रहा है। और दूसरी बात, उर्दू ऐसी भाषा है कि जो अरब में नहीं पैदा हुई, भारत में पैदा हुई। खैर वो हमारा विषय नहीं, एक तर्क है उसका। हाँ, वो एक हमारा विषय जो है। ये बताइए कि इसमें तो बड़ा रिसर्च करना पड़ा, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। आप एक प्रोफेशनल भी हैं, उसकी भी व्यस्तता रहती होगी, काम का दबाव भी रहता है, सोशल वर्क भी करते हैं। तो इस किताब को लिखने के लिए आपको कितनी कवायद करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी? उस मेहनत को भी हमको लगता है कि जो यहाँ बैठे हुए लोग जानना चाहिए। नहीं, बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो ओरिजिनल प्राइमरी सोर्सेज हैं वो श्यामल दास जी दढ़वाड़िया की वीर विनोद और जेम्स टॉड की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में बहुत विस्तार से किया गया था। हाँ, कुछ भौतिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए मैं जरूर मेवाड़ गया, 3-4 बार यात्राएं करी। पर मुझे ट्रैवलिंग का वैसे भी बहुत शौक है, तो मेरे लिए तो एक बहुत हल्का फुल्का काम था। जो पीड़ा हुई वो रात भर रोता था मैं। जब इस पुस्तक का 10वां अध्याय आप पढ़ेंगे, साका जौहर का, 10-10 हजार स्त्रियों ने जीवित अग्नि में अपना शरीर समर्पित कर दिया मुसलमानों से अपना शील बचाने के लिए। और आज हमारे राजनीतिक नेता, आज हमारे धर्माचार्य, मठाधीश तलवे चाटते हैं इनके। किसके लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे हमारे पुरखे? हम तो इनको वीर गति में नहीं, शहीद कहते हैं। शहीद बाय द वे एक पर्शियन मूल का शब्द है। कृपा करके कभी किसी हिंदू सिख को शहीद ना कहा करें, केवल वीर गति या हुतात्मा। तो इतना स्केल ऑफ जो त्याग और बलिदान, उसका कोई निरूपण नहीं हो रहा है। क्यों किया गया? क्या विचारधारा थी? क्या वो विचारधारा आज भी इस देश में पल रही है? अगर पल रही है तो क्या हम सब उसकी रिस्क पर हैं या नहीं है? इसको कब तक हम गलीचे के नीचे दबाते रहेंगे? हो जाए ना एक बार निर्णय। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, मैं इस पुस्तक को उसी दिन साध्य मानूंगा जिस दिन एक निष्पक्ष कमीशन बैठे और बात खुल जाए। अगर डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू की पुस्तक जो महाराणा लिखी गई है और इन मेवाड़ के यशस्वी पुरखों का इतिहास झूठ है, तो ठीक है, फिर मैं भी अकबर महान के नारे लगाना शुरू कर देता हूं। लेकिन अगर यह पुस्तक सत्य है तो इस देश के पाठ्यक्रम से अकबर का नाम हटाकर महाराणा कुंभा, महाराणा हमीर सिंह और महाराणा बप्पा रावल का नाम लिखा जाना चाहिए, क्योंकि युग प्रवर्तक घटनाएं थी। भारत के अंदर इस्लाम की पराजय कोई छोटी घटना नहीं थी। और ये कोई मेरी थीसिस नहीं है, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन इयन ऑस्टिन लिखता है, क्योंकि हमें अंग्रेजों की बात कुछ ज्यादा समझ में आती है। इयन ऑस्टिन लिखता है कि भारत के हिंदुओं ने यदि इस्लाम को पराजित नहीं किया होता तो पूरे विश्व का इस्लामाइजेशन हो जाता। और आप सोचिए, इक्विप्ड विद हिंदू वेल्थ, इक्विप्ड विद हिंदू नंबर्स, इक्विप्ड विद हिंदू टेक्नोलॉजी,
इस्लाम को कौन रोकता? ये कोई छोटी घटना है जो इन सिसोदिया महाराणाओं ने किया है? ये एक युग प्रवर्तक घटना है, लेकिन पूरा का पूरा ब्लैकआउट। एक छोटी सी बात से इस बात को समाप्त करता हूं। 3 राजाओं के नाम बताएं जब हिंदू मुस्लिम संघर्ष इस उपमहाद्वीप में आप जब सोचते हैं, किन 3 राजाओं के नाम आपके चित्त में आते हैं? बापा रावल का नाम किसी को नहीं पता आपके अलावा। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। 3 नाम है, एग्रीड? सब सहमत हैं? ये तीनों 16वीं शताब्दी में हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो 17वीं शताब्दी में हुए थे। भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण कब हुआ था? 712, 8वीं शताब्दी में। तो मेरे प्यारे सनातनी हिंदू भाइयों बहनों बेटियों, कुछ पता है इस 800 साल के कालखंड में क्या हुआ है? डू यू रियलाइज द डिग्री ऑफ वॉश आउट जो हमारे इतिहास के साथ भद्दा बेहुदा मजाक हुआ है? ललितादित्य मुक्तापीड़, बाप्पा रावल, रावल खुमाण, रावल शक्ति कुमार, रावल जैत्र सिंह, शाहिया डायनेस्टी, विजयनगर किंगडम, आंध्र के काकातिया, कर्नाटक के गौड़ा, आसाम के अहोम, उड़ीसा का नंदवंश, इनके नाम पता है सर? किस षड्यंत्र के तहत ये नाम पोंछ डाले गए भारत के इतिहास से? इस पर एक जांच कमीशन बैठना चाहिए और न्यूट्रल, अमेरिका से बुलाओ, कनाडा से बुलाओ, उनको बैठ करके वो कमीशन बिठाएं। और अगर ये सिद्ध होता है कि जानबूझकर ये नाम मिटाए गए, तो ये जो तित्ते प्रोफेसर घूम रहे हैं ना 5 स्टार जिंदगियां घुमाते हुए और स्कॉच विस्कियां पीते हुए, इन सब की डिग्रियां वापस लेकर के इनके तमगे इनसे वापस खींचे जाएं। नहीं, ज़बरदस्त लग रहा है आपका जो इतिहास पे काम किया आपने, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मैं वर्तमान की बात करता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत बुरी है। हिंदू क्या कह लें, सिखों की भी बहुत बुरी स्थिति है। उसके लिए आप काम करते हैं तो क्या काम करते हैं और क्या सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? भाई बहुत दुखती रग है मेरी, मैं भावुक हो जाता हूँ। हम लोग अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करते हैं, कुंवारी कन्या की। आप में से कितनों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर प्रतिदिन 3 कुंवारी कन्याएं, हिंदू या सिख, उनके घरों से उठाई जाती हैं। पूरा गांव उनका बलात्कार करता है और उसके बाद उसको मुसलमान बनाकर उसके एक अधेड़ मुसलमान से शादी कर दी जाती है। ये व्यभिचार, ये जेनोसाइड, ये नरसंहार आज 21वीं शताब्दी में हमारी आंखों के सामने चल रहा है। जब हम बॉलीवुड की मूवीज़ देख रहे हैं, क्रिकेट के सट्टे लगा रहे हैं, थीम पार्टियां कर रहे हैं, ये एक अनटेनेबल सिचुएशन है। जो समाज अपनी अबोध बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका मिट जाना ही अच्छा है। मैं 12 वर्षों से पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ रहता हूं, जीता हूं, खाता हूं, पीता हूं। विलक्षण लोग हैं साहब। मैंने एक 90% इसमें से तथाकथित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मैं खुद एक ओबीसी हूँ। मुझे जातिवादी का कोई ना तो मान है ना कोई बोध है। मैं केवल हिंदू धर्म के लिए जीता हूँ और हिंदू धर्म के लिए मेरी सांसें चलती हैं। मैंने एक मेघवाल से पूछा, मैंने कहा यार तू कभी कलमा नहीं पढ़ा, तूने इतनी तकलीफ पाई, तूने तकलीफ पाके तू भारत आया, और उसकी कहानी मैंने इस पुस्तक में कोट की है। तो तूने कभी मुसलमान बनना क्यों नहीं सोचा कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान, तेरी सभी तकलीफें आसान हो जाती, तेरे कष्ट आसान हो जाते। वो उस बात का एक अपमान समझते हुए कहता है, डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हो आप, बाप दादाओं का धर्म ऐसे कैसे छोड़ दें? मैंने कहा यहां तो चावल की बोरी पे लोग अपने बाप दादाओं का धर्म छोड़ रहे हैं। राइस बैग कन्वर्ट्स का नाम सुना है ना? राइस बैग, बोरी के एक चावल की बोरी पर दक्षिण भारत में हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और ये विलक्षण लोग, कमाल है साहब, कमाल है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हिंदू धर्म का साथ नहीं छोड़ते। मेरे लिए ये जीते जागते देवता हैं, मेरे लिए तो भगवान का स्वरूप ये है। और मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं
आप जयपुर आए, जोधपुर आए, हमारे पास 60,000 पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू सिख रहते हैं। आए, इन्हें छुएं, इनकी रिक्त आंखों में देखें, इनके दर्शन मात्र से आपका ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हजारों साल का दर्द और वर्तमान का दर्द आपके अंदर बहुत भरा हुआ है और आप थोड़े इमोशनल भी हो गए हैं। थोड़ा सा मूड चेंज करना चाहूँगा। इतने हैंडसम आदमी हैं, सुना है कि आप म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और आपके 2 एल्बम भी आए हैं, तो ज़रा उसके बारे में बताएं, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा लाइटर मूड हो जाए, लोग भी गंभीर हो गए, कहीं पाकिस्तान पे लोग जाके अटैक ना कर दे, इसलिए चाह रहा था। नहीं, हाँ, एक सवाल आ रहा है। प्रश्न करें सर, सवालों का उत्तर नहीं देता। आनंद जी, एक छोटा सा झूठ बोल दूं। आप प्रश्न का उत्तर, सवाल का उत्तर नहीं देते, लेकिन आप गर्दन बोलते हैं, वो एक फारसी शब्द है। तभी तो गर्दन मैंने काटने के निवेदन किया ना कि वो इतनी क्लिष्ट हिंदी भी नहीं बोलनी चाहिए कि बताओ सामने वाले उठ के चले जाए। मैं उमेंद्र रतून जी, आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था मैं, और आपने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो एक छोटा प्रश्न ये है कि क्या भारत की स्वाधीनता अभी शेष है आनी? और दूसरा प्रश्न कि जो इतिहास में हमारी विसंगतियां हैं, क्या उस पर अब भी नहीं सोचा जा रहा है? क्या उस पर कब सोचा जाएगा? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है उसमें उन विसंगतियों की ओर ध्यान दिया जा रहा है? भारत बिल्कुल, मैं मानता हूं, स्वतंत्र नहीं है। हम एक शरिया कंप्लायंट राष्ट्र हैं। जिस देश में वक्फ बोर्ड का कानून है कि कभी भी गर्दन पकड़कर आपको यहां से खाली कर देगा, आप कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। जिस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन है, आप कहते हैं कि आप सेक्युलर हैं। यार क्या तमाशा है, हम कब तक अपने आप से ही झूठ बोलते रहेंगे? भाई आप मुझे बता दें, किस सेक्युलर देश में माइनॉरिटी कमीशन होता है? और मैं तो चलो बहुत टुच्चा आदमी हूं, महर्षि अरविंद ने लिखा था, India has only gained its political freedom on the 15th of August 1947. India spiritually has yet to be free. ये तो श्री अरबिंदो ने लिखा था। और हमने क्या बनाया है जो श्री अरबिंदो लिखते थे? The Britishers have managed to reduce us to a nation of clerks. हम एक क्लर्कों का समाज है। हमारी आत्मा मर चुकी है। इसलिए मैं मानता हूं कि गत 10-12 वर्षों में कुछ बदलाव आया है, क्योंकि इंटरनेट के कारण अब सत्य का प्रसारण होने लगा है। इसलिए थोड़ी थोड़ी वो मरी हुई आत्मा जाग रही है। अन्यथा हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं। हम एक शरिया कंप्लायंट राष्ट्र हैं। यहाँ पर एक समाज का तबका है जिसकी सब सहलाते रहते हैं, और हिंदू, सनातनी हिंदू इस देश में होना एक समस्या है, एक अभिशाप है। और इस सब कॉन्टिनेंटल कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश और पाकिस्तान का अंदर हिंदू होना, वो है ना, उर्दू में बोल देता हूं, दोनों जहान अपनी मोहब्बत में हार कर, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार कर। लेकिन एक बात समाप्त करने के लिए कह देता हूं इसके साथ, अगर हम ये सोच रहे हैं कि आज पाकिस्तान के हिंदू की बेटी उठी है और हमारी बेटियां यहाँ सुरक्षित हैं, तो इस पर कवि की कविता की 4 पंक्तियां सुन लीजिए। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। वो बेटी आपकी है। मुझे तो रातों रातों नींद नहीं आती। मेरी पत्नी कहती है पागल हो जाओगे। मैंने कहा पागल हो जाऊंगा नहीं, पागल हो चुका हूं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। पता नहीं किस दुर्भाग्य की घड़ी में हम हिंदू इतने आणविक हो गए, हम इतने एकाकी हो गए। इन मलेच्छों के समाज को 1000 वर्ष तक पराजित करने वाला समाज इतना आणविक, ये कैसी दुर्घटना घटी? जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत को आपको जो आप काम कर रहे हैं और जो हम लोग नहीं कर पा रहे, जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, मुझको भी एक उर्दू का शेर याद आ गया कि तुमने चाहा ही नहीं, ये अपने लोग के लिए है, कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे,
तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहर गए झील का पानी बनकर, दरिया बनते तो साथ निकल सकते थे। एक आप आपका प्रश्न रह गया, दूसरा पार्ट हाँ, जो आप था, हाँ जी, बस 1 मिनट में समाप्त करूंगा कि इतिहास पर कुछ काम हो रहा है, मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इतिहास की ओर पुनर्लेखन का कोई प्रयास भी नहीं है, कोई मुझे लगता है मंतव्य भी नहीं है, और कोई ऐसा संकल्प भी नहीं है। वही घिसी पिटी बातें, वही घिसे पिटे जुमले, वही घिसे पिटे तथ्य। मैंने जैसे निवेदन किया, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठ जाए। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं, आप बिठाएं ना न्यूट्रल हिस्टोरियंस को लाकर बिठाएं कि इस देश में जो इतिहास पढ़ाया जाता है ये बोगस और ये एक व्यभिचार है हमारे समाज के साथ में, ये एक व्यभिचार है। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, कोई काम नहीं हो रहा है उसके ऊपर। ये एक दुर्भाग्य की बात। आप लोग बैठे हुए अपने संगीत की बात, भाई साहब, सुधी लोग संगीत की बात आपने पूछी थी। अभी नहीं, अभी बस संगीत से पहले और भी चीज, आप इतनी गंभीर विषय पे हैं तो वो पूरा जारी रहना चाहिए। आप में से कोई सवाल हमारे जो अतिथि हैं, कोई भी पूछना चाहता हो? कोई? हाँ, पूछिए। धर्मांच की बात यहां पर प्रासंगिक नहीं होगी। समाधान केवल हिंदू जागृति है। आपको अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने समाज, आप डॉक्टर हैं, आप अपने कलीग्स को बताएं सत्य। देखिए, ट्रूथ इज नॉन नेगोशिएबल। हम कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम तदा किम विवादेन, जुमलाबाजी है, पर हम अपने सार्वजनिक जीवन में खुद अपने रिश्तेदारी में, अपनी रिलेशनशिप्स में कितना झूठ बोलते हैं। और इस पुस्तक के अंदर रावत चूंडा का प्रसंग पढ़िएगा। वचन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू पर वचन न जाई। प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। जिस दिन हिंदू समाज वचन का महत्व समझ जाएगा, उस दिन हमारे बिजनेसेस, हमारी आपस की रिलेशनशिप्स, हमारा जो सार्वजनिक व्यवहार है वो देखिए किस तरह रूपांतरित होता है। समाधान इस समस्या का जो मूव बाय, देखिए भारत विखंडन शक्तियां आपके दरवाजे तक आ चुकी हैं। 10 वर्ष में इस देश के टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपको केवल हिंदू समाज को जागृत कर, 120 करोड़ का हिंदू समाज आज अपनी आइडेंटिटी, अपनी आर्थिक संप्रभुता के लिए गिड़गिड़ाता फिरता है। मैं नहीं मानता कि यह उचित बात है। 120 करोड़ हिंदू समाज केवल सत्य के आधार पर, हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमें वैश्विक व्यवस्था में अपना स्थान भी चाहिए। बस। और कोई सवाल पूछना चाहता है? हाँ, ये माइक दीजिए इनको। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम इन बातों से हटकर संगीत और लाइटर मोड की तरफ बढ़ते हैं। ये जोश, ये आग लगाने वाली चीज़ें, इसकी हमें ज़रूरत है। ये धधक रहा है हर सनातनी के अंदर, बट वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो हमें संगीत से ज़्यादा इस भाषण की, इस लेक्चर की ज़रूरत है। धन्यवाद, आपका विचार था। और कोई वाकई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये इधर, हाँ लीजिए। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हिंदू जागृति इसका समाधान है। व्हाट अबाउट हिंदू मुस्लिम? दे से नेशन इज फर्स्ट। मुझे ये जानना है। प्लीज आर्टिकुलेट योर क्वेश्चंस वंस अगेन। सर, मैंने ये कहा कि आपने कहा कि हिंदू जागृति इसका समाधान है। हाँ। और आप उन मुस्लिम्स के बारे में क्या कहेंगे जो कहते हैं कि नेशन इज अ फर्स्ट? वो हिंदू मुस्लिम्स की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं कि नेशन इज अ फर्स्ट। क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। हाँ, सत्य सबको पता है। वो उधर सवाल है। हाँ। हेलो, आप उसकी चर्चा कैसे नहीं करते? वो भी तो हमें पढ़ाया जाता है। तो आखिर इस समस्या का समाधान जो आप एक तरफा कर रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल तो आखिर जब इतिहास की बात आप कर रहे हैं और एथेंटिक इतिहास की बात आप कर रहे हैं, क्या यह एथेंटिक इतिहास नहीं है कि उनकी सत्ता को स्थापित करने के लिए उसी राजस्थान की भूमि से ये लोग भी आए? इसको हम किस रूप में देखें? और पॉइंट नंबर 2, लेट मी कंप्लीट।
पॉइंट नंबर 2 कि अगर आप कहते हैं कि हमें उर्दू नहीं बोलना चाहिए, चाहे हम ये नहीं करना, हमारे लाखों लोग 90 लाख 9 मिलियन लोग इस वक्त हम लोग के अरब वर्ल्ड में रहते हैं, और हमारे ही देश का एक व्यक्ति जाके 9 मिलियन लोग अरब वर्ल्ड में रहते हैं, और एक व्यक्ति ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, आप अपना विवेक प्रयोग करें। मेरी अपनी एक मेरी परामर्श है, मेरा समाज ले उसको स्वीकार करे और समाज उसको दरकिनार करे। मैं एक हिंदू विचारक हूँ, मैं यहाँ पर किसी और मत के बारे में बोलने नहीं आया हूँ। हाँ, प्रश्न, हाँ, उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। आपको ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, मान सिंह जी की हमने पूछ लिया जो जीवन की विडंबना है वो मैंने इस पुस्तक में पूरी तरह परिभाषित करी है, लेकिन 2 स्थान पर यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना से बहुत बड़ी भूल हुई कि वे लोग सार्वजनिक ओपन में आ गए। ये वॉर काउंसिल का निर्णय था। 18 जून के इस युद्ध की 17 जून की शाम को ये प्रोफेसर एलपी माथुर ने अपनी पुस्तक में बिल्कुल अच्छी तरह से वर्णित किया है, और मैंने इसको उस पुस्तक में उद्धृत किया है कि मेवाड़ की आर्मी को खुले में नहीं आना है, लेकिन कुछ युवाओं ने खुले में आकर आक्रमण आरंभ कर दिया। प्रताप को खुले में आना पड़ा, तब प्रताप की जान पर बनाई, और मान सिंह जी यदि प्रताप की उस दिन रक्षा नहीं करते तो उस दिन प्रताप भी वीर गति को प्राप्त हो सकते थे। ये एक थीसिस है। दूसरा, 1578 के मोही के युद्ध के अंदर मुजाहिद बेग नाम के एक मुगल हत्यारे के ऊपर प्रताप हमला करते हैं, 3000 लोग मारे जाते हैं। 20 मील दूर मान सिंह जी थे, उनके पास हरकारा जाता है कि आप हमें सहायता करें। मान सिंह जी पीट करके चले जाते हैं। मान सिंह जी प्रत्यक्ष रूप से भले ही ना हो, परोक्ष रूप से बहुत कट्टर हिंदू थे, और हिंदू धर्म के प्रति जो उनकी सेवाएं हैं वो उनको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक परिस्थितिवश, मैं बिल्कुल मान सकता हूं कि मान सिंह जी हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के सामने खड़े थे। उनके दादा ने मुसलमानों के साथ समझौता किया था, वे उसके साथ बंधे हुए थे, लेकिन जो मान सिंह जी की सेवाएं हिंदू धर्म के प्रति हैं, और जो घटना आगे मिर्जा राजा जयसिंह जी उनके पोते भी निभाते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि जयपुर के जो कछावा राजपूत थे, और बाय द वे परदादा जो थे मान सिंह जी के पृथ्वीराज कछावा, वे खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से लड़े थे। परिस्थितियां बदलती हैं, निष्ठाएं ना चाहते हुए भी लोगों को बदलनी पड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके हिंदू होने पर हम शक करें। उनका हिंदुत्व प्रताप से बराबर तो नहीं था, तो कहीं उनसे कम भी नहीं था। चलिए, इस पे अगर हम चर्चा करते रहेंगे तो पूरी रात गुजर जाएगी और ये चर्चा भी खत्म नहीं हो पाएगी। सर, एक अच्छे विचारक होने के साथ एक अच्छे गायक भी है, तो म्यूजिक की बात की थोड़ा सा माहौल बदला जाए। सर मैं एक आपने क्वेश्चन music- पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन सर राजीव भटनागर सर, जैसा आपने बताया कि इतिहास को सुधारने का कोई कार्य आपकी दृष्टि में नहीं हो रहा है। सर, अगर ये सरकार की जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, जैसा कि हम पत्रों वगैरह पढ़ते हैं कि इसमें कुछ सुधार किया जा रहा है, क्या ऐसा है? पहली बात। और यदि ये नहीं करेंगे तो हम किनसे उम्मीद करें? सर थैंक यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बहुत पीड़ा का विषय है। मैं तो मिनिस्टरों की मीटिंग्स में खड़े होकर बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इस केंद्रीय सरकार के मिनिस्टर्स खड़े होकर बोलते हैं कि इतिहास लिखना सरकार का नहीं, समाज का काम है। ठीक है, इतिहास समाज ने लिख दिया, अब पाठ्यक्रम बदलना समाज का काम थोड़ी है। पाठ्यक्रम कौन बदलेगा? लेकिन मुझे कोई गति होती दिखाई नहीं दे रही है, और ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए जैसे उस डॉक्टर साहब ने पूछा था, समाज को जगाना ही मेरा कर्तव्य रह गया है। मैं आज के 2 वर्ष बाद 5 लाख हिंदू दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित करके सड़कें जाम करना चाहता हूं कि अकबर मलेच्छ को अकबर महान करके इस देश में नहीं पढ़ाया जाएगा। पब्लिक प्रेशर हम माउंट करेंगे तभी होगा। चलिए, अब ये माहौल बदलते हैं। संगीत की चर्चा हो रही थी, थोड़ा सा माहौल बदलने दीजिए, क्योंकि ये ऐसे गंभीर विषय है और पूरी रात चर्चा हो सकती है, और हम लोग बॉर्डर पे भी जा सकते हैं, ऐसा माहौल बनता जा रहा है। तो आपके म्यूजिक के बारे में जानना चाह रहा था। संगीत तो मेरी आत्मा है, और मैंने एक भजन और एक
गानों का, गीतों का एल्बम बनाया है। पर उससे भी अधिक अगर मैं कहूँ जिस चीज़ ने मुझे बहुत आत्मा को संतोष दिया, वो मैंने एक पाकिस्तानी हिंदू बाप की दृष्टि से एक गीत लिखा था। और वो गीत मेरे लिए बहुत निजी था। गीत क्या था? मेरे हृदय के छाले थे। एक बाप अपनी बच्ची की शील की अगर रक्षा नहीं कर सकता तो उसकी विवशता को शब्दों में कैसे अभिव्यक्त करें। लेकिन उस पर लिखने का मैंने प्रयास किया था। वो कुछ लाइनें आपको सुना देता हूँ। राग रागेश्वरी में उसको मैंने कंपोज भी किया था। प्राणों का बंधन हृदय का तू स्पंदन, सांसों की वीणा परम का अभिनंदन, निर्दोष तेरा अस्तित्व रहे, स्थाई तेरा सतीत्व रहे। क्या करूं कैसे करूं तुझे लेके कहीं खो जाऊं। पाकिस्तानी हिंदू बाप अपनी बेटी के लिए। तेरा चल जहां आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं। प्राणों का बंधन। बहुत खूब। एक भजन का भी जिक्र कर रहे थे, भजन में भजन एक सूरदास भजन। देखिए, हमारी दुविधा ये हो गई समाज की, मैं क्रिटिकल नहीं होना चाहता लेकिन जो सत्य है वो कहना पड़ेगा कि ढोल ताशे इतनी जोर से बजा के फिल्मी धुन पर भजन, मुझे भी बहुत बुरा लगता है वो। सर बताएं मुझे आप, ये तो मतलब भजन ना गाएं। इससे अच्छा अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, आपको डिस्को करना है डिस्को कर लें, उसमें कोई बाधा नहीं है। डिस्को में क्या बुराई है। भजन हमारे आदि ऋषियों संतों के द्वारा एक अनुभूत सत्य को शब्दों में व्यक्त किया जाने की विधा थी। भजन शब्दों की तुकबंदी नहीं हो सकता। भजन एक यौगिक अनुभव है। अगर उस गुरुता को हम ध्यान में रखेंगे तभी हम उसको उसी तरह से संगीत भी दे पाएंगे। तो सूरदास जी का भजन है जिसमें वे हमारी मानव जीवन की जो वासनाएं हैं उनको अलग अलग वाद्यों का नाम देते हैं। इसको राग सारंग में कंपोज किया था मैंने। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। एक बार जोरदार ताली बजा दी उमेन जी से के लिए, और एक जोरदार तालियां हीरा लाल जी के लिए जोरदार ढंग से बजा दीजिए। और जो तीसरी ताली मैं बजवाने जा रहा हूँ वो मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, वो सुन तो लीजिए मैं किस लिए कहने जा रहा हूँ। देखिए, दुनिया में मुझको तो पता चलता था कि फलानी ऑनलाइन वेबसाइट में लिख दिया जाता था बेस्ट सेलर, तो मैं उसको बेस्ट सेलर बोलता था। कोई भी आके कहता था मेरी किताब है बेस्ट सेलर है, मैं उसको बेस्ट सेलर मानता था। लेकिन जागरण ने एक बहुत बड़ा काम किया है। रिसर्च में वो पैसा भी खर्च करते हैं, सर्वे में पैसा खर्च करते हैं, और हमसे अठन्नी लिए बगैर हमको बताते हैं कि भैया ये किताब अच्छी है।